नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ इकरा नाज। वक्त है बिजनेस वॉच का। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से जिस 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं चल रही थी, अब उसकी शर्तों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जल्द मंजूरी मिल सकती है। इस फैसले के बाद सरकार और कर्मचारियों के बीच वेतन, भत्ते और पेंशन को लेकर औपचारिक बातचीत का रास्ता साफ हो जाएगा। नेशनल काउंसिलिंग जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के वरिष्ठ सदस्यों ने पुष्टि की है कि केंद्र सरकार जल्द ही टीओआर को हरी झंडी दिखा सकती है। स्टाफ साइट के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही मंजूरी देगी। ये प्रक्रिया अब और देर नहीं होनी चाहिए। जनवरी में जब सरकार ने स्टाफ साइट से टीओआर पर सुझाव मांगे थे तो एनसीजेसीएम ने एक ड्राफ्ट सौंपा था जिसमें कई अहम मांगे शामिल थी। सबसे बड़ी मांग थी न्यूनतम वेतन की नई गणना, जिसमें अब तक 3 यूनिट की जगह 5 यूनिट को आधार बनाने की बात की गई है। इसका मतलब है कि अब माता पिता को भी आश्रित मानकर वेतन का ढांचा तय किया जाए। शिव गोपाल मिश्रा ने इस पर कहा कि आज की सामाजिक और पारिवारिक संरचना बदल चुकी है। माता पिता की देखभाल सिर्फ नैतिक नहीं, कानूनी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम 2022 का हवाला देते हुए ये बात रखी। भारतीय शेयर बाजार में 23 मई 2025 को मजबूती देखने को मिली है, जिसमें आईटीसी लिमिटेड के शेयर ने शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी के शेयर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके पीछे कई अहम कारण भी बताया जा रहा है, जैसे बेहतरीन तिमाही नतीजे, डिविडेंड की घोषणा और नई कंपनियों का अधिग्रहण। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या आईटीसी के शेयर की यह रफ्तार आगे भी बरकरार रह सकती है। आईटीसी ने मार्च 2025 के तिमाही के नतीजे पेश किए, जिसमें कंपनी की कुल आय में 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनी का राजस्व 203.7 अरब रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी बेहतर है। इसके अलावा आईटीसी के अलग अलग कारोबारों जैसे एग्री बिजनेस, सिगरेट और एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि कंपनी का शुद्ध लाभ 198 अरब रुपए रहा, जिसमें 151.8 अरब रुपए का एक मुश्त लाभ बिजनेस के डिमर्जर से प्राप्त शामिल था। अगर इस एक मुश्त लाभ को हटा दें तो आईटीसी का कोर प्रॉफिट 46.6 अरब रुपए रहा, जो बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप से आईटीसी ने अपने शेयरधारकों को 7.85 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड देते हुए घोषणा की है। इससे पहले फरवरी 2025 में 6.50 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया गया था। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में कुल 14.35 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड मिलेगा। शेयर के वर्तमान भाव के आधार पर ये डिविडेंड यील्ड लगभग 3.3% है, जो कई बैंक फिक्स डिपॉजिट से भी अधिक है। यही कारण है कि निवेशकों का रुझान आईटीसी के शेयरों की ओर बढ़ रहा है। आईटीसी ने हाल ही में कई नई कंपनियों का अधिग्रहण किया है, जिससे उसके कारोबार का विस्तार हुआ है। इनमें 14 मंत्रा, ऑर्गेनिक, मदर स्पर्श और प्रासुमा शामिल है। इसके अलावा कंपनी ने पेपर और पैकेजिंग सेक्टर में भी एक बड़ा सौदा किया है। ये सभी कदम आईटीसी के लिए नए रेवेन्यू स्ट्रीम बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान तनाव, ट्रंप टैरिफ की वजह से भारतीय शेयर बाजार में जो हलचल देखने को मिली थी, वो दिन अब निकल चुके हैं। अब बाजार में रौनक आने की उम्मीद है। ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 60 से भी अधिक कंपनियां इस समय आईपीओ लाने की तैयारी कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबी की तरफ से 66 कंपनियों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा रकम की आईपीओ की मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें वेरिटॉस फाइनेंस, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी, जेएसडीयू सीमेंट, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां प्रमुख है और लिस्टेड कंपनियों की सूची में आने के लिए इंतजार कर रही हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर भारतीय स्टॉक मार्केट की स्थिति इसी तरह से बेहतर रही तो अगले एक छमाही के दौरान बड़ा सुधार देखा जा सकता है। शेयर बाजार में सेंसेक्स अप्रैल के निचले स्तर से 13% और निफ्टी 50 अपने निचले स्तरों से करीब 13.6% सुधार दर्ज किया। इसी तरह से निफ्टी मिड कैप में इसी समय के दौरान 18.6% और निफ्टी स्मॉल कैपेट सूचकांकों में 20.8% की भी तेजी दिखी है। इस साल की शुरुआती 2 महीने में 10 आईपीओ बाजार में आए। हालांकि उसके बाद मार्च में कोई भी आईपीओ नहीं आया था, लेकिन अप्रैल में एक कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई। वो कंपनी है एथर एनर्जी। हालांकि जरूर मई में 2 बड़े आईपीओ आए हैं। ये है बेलराइज इंडस्ट्रीज और बोराना वीव्स।
इसका इन्वेस्टर्स की तरफ से जोरदार स्वागत भी किया गया है। एक्सपर्ट की माने तो बाजार में आईपीओ के बाहर के पीछे की बड़ी वजह यह है कि भारत और पाकिस्तान में पहलगाम की घटना के बाद बड़े तनाव की वजह से कई कंपनियों ने अपनी पूंजी को होल्ड कर दिया था। लेकिन अब जबकि दोनों देशों के बीच सीमा पर संघर्ष विराम का ऐलान किया जा चुका है, उसके बाद कंपनियां फिर से पैसा लगाना शुरू कर रही हैं। आज यानी सोमवार 26 मई 2025 को प्राइवेट और सरकारी सभी सेक्टरों के बैंकों की छुट्टी रहेगी। ऐसे में अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं हो और बैंक पहुंचेंगे तो बिना काम वापस आना पड़ेगा, यानी बैंक के कस्टमर्स आज अपना कोई भी काम नहीं करवा पाएंगे। हालांकि ये छुट्टी सिर्फ एक राज्य में लागू रहेगी और वो राज्य है त्रिपुरा। इसकी वजह है काजी नजरुल इस्लाम का हर साल 26 मई को मनाया जाता है। नजरुल इस्लाम का जन्मदिन पश्चिम बंगाल के महान लेखक, संगीतकार व कवि और क्रांतिकारी रहे, इसलिए उन्हें विद्रोही कवि के नाम से जाना गया था। काजी नजरुल इस्लाम ने अपनी लेखनी के जरिए अंग्रेजी शासन, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक न्याय के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई थी। उनके गीतों, लेखनी और कविताओं में समानता, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की बड़ी झलक मिलती है। इसलिए नजरुल इस्लाम के सम्मान में त्रिपुरा की सरकार ने बैंक को बंद रखने का ऐलान किया है। इसके बाद 29 मई को भी शिमला में बैंकों की छुट्टी रहेगी। उसकी वजह है इस दिन की महाराणा प्रताप की जयंती। वैसे त्रिपुरा में बैंकों की भले ही छुट्टी हो, लेकिन वहां पर डिजिटल सेवाएं जैसे यूपीआई, आईएमपीएस, मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग पूर्वता की तरह काम करती है। इसके अलावा इस महीने के आखिरी शनिवार को इस बार बैंकों की छुट्टी नहीं रहेगी। उसकी वजह है कि ये 5वां शनिवार है, इसलिए अगरतला और शिमला में इस हफ्ते 2 दिन बैंक बंद रहने वाला है, क्योंकि 1 जून को रविवार है। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक की छुट्टी रहती है, जबकि बाकी दोनों शनिवार को फुल डे काम होता है। इसके अलावा रविवार को भी बैंकों की छुट्टी रहती है। ग्लोबल मार्केट में तेजी के बीच हफ्ते के पहले कारोबारी दिन की शुरुआत बाजार के ऊपर उठने के साथ हुई है। सेंसेक्स 510.17 अंक यानी 0.61% उछलकर 82,222.52 के स्तर पर सुबह करीब 9:15 बजे कारोबार कर रहा था और उसके बाद फिर 600 अंक ऊपर चला गया, जबकि निफ्टी भी 0.63% ऊपर चढ़कर 25,011.25 के स्तर पर खुला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूरोपीय संघ के आयातित सामानों पर टैरिफ की दरें 50% लगाने की सीमा समय 9 जुलाई तक बढ़ाने का ऐलान और समय से पहले मानसून के आने की वजह से सोमवार को एशियाई और भारतीय बाजार में ये बढ़त दिखी है। यानी ट्रंप के इस ऐलान के बाद निवेशकों की चिंताएं पहले से काफी कम हुई है। बाजार के जानकारों की माने तो भारतीय स्टॉक मार्केट की दिशा तय करने वाले कई फैक्टर हैं जिनकी आगे अहम भूमिका रहने वाली है। इनमें इस हफ्ते कई वृहद आर्थिक आंकड़ों की घोषणाओं, वैश्विक रुख और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की गतिविधियों से तय होगी। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच हफ्ते स्थानीय शेयर बाजार गिरावट में रहे थे। रेलिगेयर ब्रेकिंग लिमिटेड के रिसर्च वाइस चीफ जित मिश्रा की अगर माने तो वैश्विक और घरेलू घटनाक्रम की वजह से बीते हफ्ते स्थानीय शेयर बाजार का प्रदर्शन सुस्त रहा है। वैश्विक मोर्चे पर अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में बढ़ोतरी और अमेरिका के बढ़ते कर्ज के बोझ में लेकर चिंताओं के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की निकासी भी बढ़ी है। इसके भारत सहित अन्य उभरते बाजारों पर भी दबाव पड़ा है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के लिए ये एक अच्छी खबर है, जो न सिर्फ देश को आत्मविश्वास देता है बल्कि तेजी से उभरते भारत की ये एक वानगी भी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा किया गया है। 22 अप्रैल 2025 को ये रिपोर्ट जारी की गई है। नीति आयोग की सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि देश की जीडीपी $4 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी अब $4 ट्रिलियन के पार हो चुकी है और ये कोई अनुमान नहीं बल्कि आईएमजी का डेटा है। नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि अगर इसी तरह से भारत के इकोनॉमी की रफ्तार रही तो अगले 2 से 3 सालों में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
साल 2023 में दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में इस तरह से की थी। अमेरिका 27.72 ट्रिलियन डॉलर, चीन 17.79 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी 4.52 ट्रिलियन, जापान 4.20 ट्रिलियन, भारत 3.56 ट्रिलियन, इसी के साथ इटली 2.30 ट्रिलियन, ब्राजील 2.17 ट्रिलियन और कनाडा 2.14 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन 2025 से 26 को लेकर आईएमएफ की नई रिपोर्ट में भारतीय इकोनॉमी में 4.286 ट्रिलियन डॉलर और जापान की इकोनॉमी में 4.186 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान है। यहाँ पर एक चीज ये समझने की है, जब हम ये बात कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गई है, तो इसका मायने ये है कि यहाँ पर एक साल में जितना कारोबार, सेवाएं और उत्पादन होता है, उन सभी की कीमत 4 ट्रिलियन डॉलर तक आ गई है। ये किसी देश की जीडीपी होता है तो आर्थिक तौर पर उसे मापने का एक आधार भी है। भारत के लिए अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर से जहां पूरा देश गदगद है और बढ़ती आर्थिक ताकत को दुनिया को एहसास कराया जा रहा है, तो वहीं इन सब के बीच कारोबारी और अरबपति आनंद महिंद्रा ने इस पर एक ट्वीट करते हुए अपने स्कूल के दिनों को याद किया है। अपने इस रोचक पोस्ट में जो कुछ भी लिखा है उसे खूब शेयर किया जा रहा है। भारत के जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी इकोनॉमी बनने और सिर्फ जर्मनी से एक कदम पीछे रहने पर आनंद महिंद्र ने अपने सोशल अकाउंट एक्स के जरिए ट्वीट करते हुए दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी की तस्वीर को शेयर किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, जिस वक्त मैं बिजनेस के स्कूल में था उस समय भारत की जीडीपी का जापान से अगले निकल जाना बहुत ही दूर की बात मानी जाती थी, लेकिन आज वो माइलस्टोन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि दुनिया की चौथी इकोनॉमिक पावर अब भारत बन चुका है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आनंद ने अपने पोस्ट में लिखा कि जिस समय हम जश्न मना रहे हैं, हमें अगली छलांग पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय पर भी होना चाहिए, सिर्फ जर्मनी को पीछे छोड़ने पर नहीं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन से मैन्युफैक्चरिंग तक हमें सुधार की लगातार जरूरत है। अगर आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कभी किसी कंपनी में शेयर थे और वे सालों से लावारिस पड़े हैं, तो अब उन्हें वापस पाने का मौका है। केंद्र सरकार की पहल इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के जरिए अब आप अपने शेयर और डिविडेंड वापस हासिल कर सकते हैं। यह व्यवस्था खासतौर पर उन निवेशकों के लिए है जिन्होंने वर्षों पहले कंपनियों में निवेश किया लेकिन समय रहते उस पर दावा नहीं किया। आईपीएफ की स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा कंपनीज एक्ट 2013 और 2016 के रिफंड रूल्स के तहत की गई थी। जब कोई निवेशक लगातार 7 साल तक अपने शेयरों पर मिलने वाले डिविडेंड का क्लेम नहीं करता, तो वो डिविडेंड और उससे जुड़े शेयर आईपीएफ में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि निवेशकों को पूंजी गुम न हो और असली हकदार को वापस मिल सके। आईपीएफ से शेयर वापस पाने का दावा निवेशक स्वयं, उसका कानूनी वारिस, नॉमिनी या उत्तराधिकारी कर सकता है। अगर दावेदार मृतक निवेशक का वारिस है तो पहले कंपनी से ट्रांसमिशन प्रोसेस पूरा करना जरूरी होगा। साथ ही एक ही वित्तीय वर्ष में एक ही कंपनी के खिलाफ केवल एक समेकित दावा किया जा सकता है। सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना, जिसमें सबसे पहले एमसीए की वेबसाइट पर जाकर आईपीएफ 5 फॉर्म भरें। इसमें निवेशक की जानकारी, कंपनी का नाम, डिविडेंड और शेयर की डिटेल्स, बैंक और डीमेट अकाउंट डिटेल्स शामिल होती हैं। फॉर्म भरने के बाद इसकी एक प्रिंट कॉपी और अन्य जरूरी दस्तावेज कंपनी के आईपीएफ नोडल अधिकारी या रजिस्ट्रार को भेजना होगा। लिफाफे पर साफ लिखा होना चाहिए, क्लेम फॉर रिफंड फ्रॉम आईपीएफ अथॉरिटी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, आईसीआईटी, भारतीय स्टेट बैंक, इन्फोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियों को नुकसान हुआ है। वहीं एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस और आईटीसी फायदे में रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर मार्केट वैल्यूएशन 40,800.4 करोड़ घटकर 19,000 करोड़ रुपए हो गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का वैल्यूएशन 7,710.54 करोड़ घटकर 12,71,395.95 करोड़ रुपए रह गया। इन्फोसिस का वैल्यूएशन भी कम हुआ है, जो 10,488.58 करोड़ रुपए घटकर 6,49,876.91 करोड़ रुपए रह गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का वैल्यूएशन 5,462.8 करोड़ घटकर 5,53,974.88 करोड़ रुपए रह गया। आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप
करोड़ घटकर 10,33,868 करोड़ रुपए रह गया है, जबकि भारतीय स्टेट बैंक का मार्केट वैल्यूएशन 1250.45 करोड़ रुपए घटकर 7,05,446.59 करोड़ रुपए रह गया। हालांकि भारतीय एयरटेल का मार्केट कैप 10,121.24 करोड़ रुपए घटकर 10,44,682.72 करोड़ रुपए हो गया है। बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशन 4,548.87 करोड़ रुपए कम होकर 5,74,207.54 करोड़ रुपए हो गया है। सोने की कीमतों में 5,000 रुपए का उछाल देखा जा रहा है। आइए हम आपको बताते हैं आपके शहर में 10 ग्राम का कितना भाव है। रविवार को भारत में सोने की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। देश में पिछले 10 दिनों से सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे कई बड़े शहरों में आज सोने की कीमतों में उछाल आया है। इसके पीछे घरेलू और वैश्विक दोनों ही कारण जिम्मेदार है। कीमतों में 5,000 रुपए प्रति 100 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। आज भारत में 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 8,990 रुपए है, जो कल के 8,940 रुपए से 50 रुपए अधिक है। 8 ग्राम के लिए कीमत 71,520 रुपए से 400 रुपए बढ़कर 71,920 रुपए हो गई है। 10 ग्राम के सोने की कीमत 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब इसकी कीमत 89,900 रुपए हो गई है, जबकि पिछले दिन 89,400 रुपए थी। 400 ग्राम सोने का भाव 5,000 रुपए बढ़कर 8,99,000 रुपए पर पहुंच गया। रविवार 25 मई को भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत आज 550 ग्राम रुपए प्रति 10 ग्राम पर बढ़कर 98,080 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई है। 8 ग्राम की कीमत अब 78,464 रुपए है, जो कल के 78,024 रुपए के भाव से 440 रुपए अधिक है। इसी तरह से 100 ग्राम सोने की कीमत कल 9,75,300 रुपए से बढ़कर 9,80,800 रुपए हो गई। इस दौरान 18 कैरेट सोने की कीमतों में भी तेजी आई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।